अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और प्रोग्राम में सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और जाने माने नाम राना मुबशर साहब और अतर काज़मी तो हमारे शो का लाजमी हिस्सा होते हैं। अबू ज़र सलमान नियाज़ी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आई गेस ऑडियो पे, क्योंकि उनकी मसरूफियात इस्लामाबाद में ख़ासी ज़्यादा हैं। और आज जो भी मामलात हो रहे हैं उससे हर पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पाकिस्तान में वक्त का पहिया कई मरतबा उल्टा घूमता है। जो वाक़यात अब हो रहे हैं या रात गए शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई वो 2018 याद आ गया, जब इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गिरफ्तार हो रहे थे। हमें लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी भी याद है। इसके अलावा हनीफ अब्बासी साहब को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया सिर्फ 4 रोज़ कबल इंतखाबात से, और इसके अलावा उस दौर में नून लीग के टिकट्स लेने पर कोई आमादा नहीं था। और उसके बाद जो हुआ वो तो ज़ाहिर है तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के अरेस्ट होने पर यह कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब पर 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली गई, काम वही चल रहा है। अच्छा, माजी में शेख रशीद साहब जेलों और हथकड़ियों के हवाले से एक बयान देते रहे, पहले उसे शामिल करेंगे ताकि याद दहानी हो सके। से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। जेल आप लोगों को डरा सकती है भगोड़ो। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूँ। मैंने अपनी पेस्ट, शेविंग क्रीम, दवाई सब रख ली है, आ जाओ। शेख रशीद साहब गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हुए पाए गए वो सुनेंगे। दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है। ये सारे बदमाश हैं और ये SHO ये नवाज लीग ने इसको लगाया है। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है। इसके अलावा हम हालिया दिनों में देख रहे हैं, जनवरी की अगर बात करें तो उसमें फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ, अभी वो रिहा कर दिए गए हैं। इसके अलावा फ़रूख हबीब PTI रहनुमा उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही के ड्राइवर और गनमैन उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ और PTI रहनुमा शानदाना गुलजार पर इदारों के खिलाफ उकसाने पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके अलावा अब हमने शेख रशीद साहब को देखा, उन पर इल्ज़ाम तो किसी पर इल्ज़ाम आयद करने का है, लेकिन इसके अलावा उनसे आला क्वालिटी की उमुल ख़बाइस और असलहा भी बरामद हुआ है। ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से शेख रशीद साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस उससे इनकारी है। बहरहाल अतर, सबसे पहले तो ये कि एक्शन रिप्ले लग रहा है, ऐसा लगता है कि माजी से किसी ने कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन शेख रशीद साहब हमें पता है एसिड किसके हैं, परवेज़ इलाही साहब किसके हैं। इन गिरफ्तारियों से क्या किसी को कुछ बताना मकसूद है और वो क्या मैसेज हो सकता है? जी, असल मसला तो इस हुकूमत का है कि ये हुकूमत किसका एसेट है और किस तरीके से आई ये हुकूमत, और जो भी ये काम कर रही है। ना सिर्फ कल शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, एक सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब को भी गिरफ्तार किया गया। और दूसरा देखें, जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत को जो है ना ये वजूद में आई आधी रात को रात की तारीकी में अंधेरे में ये हुकूमत बनाई और इसने जो काम भी किया, आप नोट कर लें, इसने जो कोई नोटिफिकेशन इशू किया, जो किसी का हलफ लिया, जो काम भी इन्होंने किए, किसी की गिरफ्तारी की, किसी सहाफी को टारगेट किया, किसी सियासतदान को टारगेट किया, अपने मुखालिफ को टारगेट किया, हर किसी को ये आधी रात को टारगेट करते हैं। ये रात की तारीकी में आने वाली हुकूमत, शायद इनको भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये काम अगर हम दिन की रोशनी में करेंगे तो हम ज्यादा शर्मिंदा होंगे, लेकिन ये सब कुछ तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। कल शानदाना आपने गुलजार साहब का जिक्र किया, उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ, परवेज इलाही साहब के वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे आप अंदाजा लगा लें, देखिए माजी में भी ये सब कुछ होता होगा, लेकिन जिस ढंके की चोट पे ये हुकूमत ऑन करती है कि जो सहाफियों के साथ हो रहा है उसके ऊपर मरियम बीबी ने क्या कहा, नहीं जी वो तो सहाफी नहीं है, और फिर एक चैनल का नाम लेके पूरे चैनल के ऊपर इल्जाम लगा दिया। सहाफियों पे वो मुकदमात हैं जिनके में उनको उम्र कैद या खुदा न खास्ता सजाए मौत हो सकती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ ये हुकूमत कर रही है, ये कोई एक्शन रिप्ले नहीं है, ये इस 9 माह के अंदर दोबारा वही एक्शन चला आ रहा है। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह ये 9 महीने के अंदर हुआ। और रात की अच्छा, ये तो केयर टेकर सेटअप के बाद तेजी आई है इसमें। अतर 9 महीने में तो मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह रही हैं इससे पहले हमने नहीं किया। हालांकि बगावत के मुकदमे की बात कर रहे हैं मलिक अहमद खान, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पर और कासिम सूरी साहब पर बनता था आइन से इनहराफ का, जब उन्होंने असेंबलियों की तहलील का इकदाम उठाया तो उन्होंने नहीं बनाया मुकदमा।
जी, देखिए आइन और कानून के मुताबिक इनको पता है जब ये मुकदमा बनाएंगे अदालतों में खत्म हो जाएगा। जब केयर टेकर सेटअप इनकी मर्जी का आ गया और माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने भी आधी रात को हलफ उठाया। ये इन्होंने वो मतलब आप पूरी इनका एक तरीकाकार देख लें और उसके बाद फिर ये सारा कुछ होना शुरू हुआ जिस तरह फवाद चौधरी के साथ हुआ, दीगर लोगों के साथ हुआ, सहाफियों के साथ हो रहा है और इससे पहले भी हो चुका है। ये पहली दफा नहीं हुआ। अभी मरियम औरंगजेब साहिबा की हुकूमत थी जब अरशद शरीफ के ऊपर 16 FIRs हुई थी। तो एक तवील फहरिस्त है कि इस हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ, क्या इन्होंने कोई सबक सीखा है माजी से? मेरा नहीं ख्याल। और यहाँ पे मैं ये कहना भी जरूरी समझूंगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी सहाफियों को टारगेट किया गया, कुछ इनके लोगों के ऊपर भी इस तरह के मुकदमात कायम किए गए जो नहीं होने चाहिए थे, गद्दारी टाइप के मुकदमात। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अब बंद होनी चाहिए, लेकिन जो 8-9 महीनों में हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। बात वो आधे रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी एन चेत का और उस पे तेरा जमाल भी। इस वक्त जो इस हुकूमत का जमाल राना साहब झलक रहा है, अदालतों में जाते हैं, जमानतें हो जाती हैं, लेकिन एक मीडिया ट्रायल बन जाता है। माजी में भी ऐसा होता रहा। तो आपके ख्याल में इससे हुकूमत की इखलाकी पोजीशन, आईनी पोजीशन कमजोर नहीं होगी? कौन से इखलाक, कौन सी आईनी पोजीशन, क्या बातें कह रही हैं आप? एक तो आपने इतनी यहाँ पे मुस्कुराहट यहाँ पे बिखेरी, यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे, जब आप शेख रशीद साहब का दूसरा क्लिप चला रही थी जब वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, तो मुझे तो हंसी आ गई थी। खैर एनीवेज उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कौन से इखलाक, पॉलिटिक्स में कौन सा इखलाक होता है? कौन सी चीज होती है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में कोई नहीं। इट्स लाइक इट्स अ सिचुएशन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो वो एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आई पर्सनली थिंक इट्स अ पे बैक टाइम फॉर पीटीआई। और पीटीआई के लिए इस वक्त हीट फेस कर रहे हैं पीटीआई, और जो होता रहा है आज उनके साथ हो रहा है, पहले उनके साथ हो रहा था, अपना नून लीग वालों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। फरियाल तालपुर नहीं याद किसी को कि रात को वो कैसे गिरफ्तार हुई थी, चांद रात को उसको कहाँ से अस्पताल से निकाल के उन्होंने जनाब किस तरीके से लेके गए थे। ये सारे शहबाज शरीफ जो मर्जी कहते रहे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये किया, वो जो भी इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अंदर नहीं रहे। कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि अंदर रहे लेकिन उन पे इल्ज़ामात नहीं साबित हुए। तो यही इमरान खान साहब खुद एडमिट कर चुके हैं एज अ वजीर आजम, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कि जनाब जो लोग पकड़े गए थे उन पे इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। और उन्होंने खुद कहा एक इंटरव्यू में मेरे साथ, उन्होंने कहा जनाब कि मेरी जो टीम थी जो अकाउंटेबिलिटी कर रही थी, वो अकाउंटेबिलिटी वाली टीम जो थी डी में तो आ जाती थी, लेकिन गोल करने का जब टाइम आता था उस वक्त नहीं गोल कर सकती थी। ये इमरान खान साहब ने कहा, एडमिट किया, गोल को गोल कर जाती थी। बिल्कुल बात ठीक है। तो उसमें आपके सामने शहजाद अकबर साहब थे, वो इतनी बड़े बंडल उठा के ले आते थे पीआईडी में, और उधर हमें जनाब पूरा लेक्चर देते थे और कहते थे जनाब कि उन बस तख्त या तख्ता होएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि वो फिर ब्लेम में चला जाता है काम। ब्लेम गेम क्या शुरू हो जाती है, जनाब अदालतों ने नहीं किया, अदालतों ने ऐसे कर दिया, अदालतों ने वैसे कर। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पीपल वांटेड रिजल्ट्स और रिजल्ट्स नहीं निकले। सो अब इसी तरह इनके साथ हो रहा है। तो इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है। हाँ, ये बात जरूर गलत है। देखे, सहाफियों के लिए बहुत मुश्किलात है, सहाफियों के लिए बहुत इश्यूज है, सहाफियों के लिए इतने ज्यादा इश्यूज हैं जो मेरे ख्याल में मैंने अपने 33 साल कैरियर में कभी नहीं देखे। इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज हैं, और उनको एड्रेस करने की जरूरत है, और उनको एड्रेस कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सहाफी भी जो है ना वो आपस में बटे हुए हैं। साहब आप आए कभी आपने कहा सहाफियों के लिए पहली बार है। अल्लाह माफ करे, तुसी अल्लाह माफ करे, मैं गुजर चुका है इस चीज तू, मैं गुजर चुका हूं, मैं ऑफेयर रह चुका हूं। मैं आज पब्लिक के लिए बताता हूं, मेरा किला कभी नहीं मजबूत होया सी। मैं 7 महीने ऑफ एयर रहा हूं, मैं 7 महीने मुझे ऑफ एयर किए रखा है, और मुझे 7 महीने ऑफ एयर इसलिए किए रखा कि उसकी वजूहात थी कि जनाब मैं क्रिटिसिज्म कर रहा था, और क्रिटिसिज्म जिस पे कर रहा था, और जो 7 महीने में ऑफ एयर रहा, तो वही लोग जो थे वो मालिकान को फोन करके कहा करते थे कि जनाब इसकी शक्ल टीवी पे नजर ना आए राना मुबशिर की। ठीक है, अच्छा। वो टाइम मैं गुजार चुका हूं। कौन सा टाइम था राना साहब, याद तो करवाएं, किसके दौर में ऐसा हुआ? वो जो भी टाइम था, और तुसी शेख रशीद दे क्लिप दस के हंसदे हो, तुसी मेरे ते हंसोगे कल, लेकिन मैं ठहर जाऊं ना, मैं जरा आगे चला जाऊं। दुख का मजाक तो नहीं उड़ाते, वो तो बात ऐसी थी। मैं आपके दुख का मजाक नहीं उड़ाऊंगी राना साहब।
नहीं नहीं ताड़ा कोई पता नहीं, मैं ताड़ो देखो मैं पूरा ताड़े 100% ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन खैर ये जो दौर था ये दौर पिछली हुकूमत का था, पीटीआई की हुकूमत का नहीं था, उससे पिछली हुकूमत का था। बट द पॉइंट इज द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, यहाँ पे इतनी यहाँ पे सहाफी जो है इतने तफरीक हो चुकी है, सहाफी इतने हिस्सों में बंट चुके हैं जो पहले नहीं था। पहले एक दो हिस्से होते थे इस तरफ या उस तरफ, अब तो हर तरफ जो है सहाफी जो है बढ़ चुके हैं और उनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो वीक हो गई है। तो वो अगर सहाफी जुड़ जाए, मिल जाए, बैठ जाए तो और सारे इकट्ठे हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सहाफी जो है बढ़ चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। और सहाफत ये ऐसे होती भी नहीं थी, सो इट्स ए इशू। बट देन अगेन बात करें अगर हम इस दौर की, इस वक्त की, तो इस वक्त में जनाब हमारे साथ बड़े इश्यूज हैं, हमारे साथ इतने मल्टीपल इश्यूज हैं और हमारी हुकूमत जो है, इस वक्त की हुकूमत जो बैठी हुई है वो डिलीवर नहीं कर सक रही। आप जो मर्जी कह लें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर सक रही। सो इट्स लाइक अ सिचुएशन फॉर देम एज वेल। हमारे लिए तो इश्यूज हैं ही हैं, अवाम के लिए तो इश्यूज हैं ही हैं, लेकिन उनके लिए भी एक इशू है। और जो भी उन्हें कह रहा है कि जनाब अपना टेन्योर स्ट्रेच करें और सारी गल्ला ठीक हो जाएगी, सत्ता खैरा उड़गियां, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिन ब दिन एवरी डे पासिंग बाय इनके लिए मुश्किलात होंगी। और ये कैसे जाके हलकों में जाएंगे, कैसे जाके वोट मांगेंगे, क्या करेंगे, मुझे तो ये समझ ही नहीं आती है। और अभी तक मुझे इस चीज की भी समझ नहीं आ रही है। ये पोलराइजेशन की आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। ये पोलराइजेशन हर तरफ है, सिर्फ सहाफी डिवाइडेड नहीं है, पाकिस्तान का हर शोबा हम देखें उसमें यही तफरीक दिखाई दे रही है। और अभी घर में डिवीजन है, घर में डिवीजन, नो डाउट, नो डाउट। ये पोलराइजेशन सरायत कर चुकी है हमारे माशरे में। जी एक आयशा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जजमेंटल हो गए हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे हर बंदे के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर पॉलिटिशियंस के लिए फौरन फैसला सुना देते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये पहले नहीं होता था। हम लोग नहीं देखते लॉजिक, देयर इज नो रीजन, इनकी एब्सेंस है। बिल्कुल सही राना साहब, बड़े अच्छी आपने निशानदेही की। ब्रिगेडियर साहब, हम देखते रहे माजी में भैंस चोरी के मुकदमे से बातें शुरू होती थी और बगावत जैसे संगीन इल्जामात अब तक आयद किए जा रहे हैं, यानी हमने खुद ही उनकी साख को मजरू कर दिया, अपने मुकदमात की, अपने कानून की। अभी शेख रशीद साहब जो ये कह रहे हैं कि मुझे जिसने भी गिरफ्तार किया उसकी हुकूमत बाकी नहीं रही, 15 फरवरी के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये उनका कहना है। लेकिन नोट करने की बात यह है कि शेख रशीद साहब की कभी बिगड़ी नहीं है, वो जहां बना के रखते हैं उनकी सत्ते खैरें रही हैं आज तक। लेकिन अब परवेज लाई साहब हों या शेख रशीद साहब, दोनों शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब है जो नया प्लान है उसमें इनकी गुंजाइश निश्ता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। नया प्लान का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बिल्कुल शेख रशीद का ये मैं उनको जानता हूँ। मेरे कॉलेज में हम इकट्ठे थे, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में। मैं उनकी पॉलिटिक्स को 1968 से देख रहा हूँ, जब पहली डेमोक्रेटिक मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था एज स्टूडेंट लीडर। उनका इतना यूनिक स्टाइल है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और सेंसेशनलिज्म भी बहुत करते हैं। उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स पे हमें इख्तलाफ हो सकता है, जिस तरह के, और वो मीडिया के भी आपको पता है डार्लिंग है। आज खास जो उनका केस है, जिसको मैं एक पॉलिटिकल अरेस्ट बोलता हूँ, पॉलिटिकल टिट फॉर टैट चल रहा है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ दौर में, अब वही हो रहा है अपना पीटीआई वालों के साथ। पहले जो पीएमएल के साथ हुआ था, ये बात तो सही है। तो ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं, देखें आज शेख साहब ने जो मैं समझता हूँ गलत बात की है कि उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेके और उसके बाद जरदारी साहब का जो उन्होंने खास अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वैसे तो पॉलिटिकल केसेस का पैटर्न बड़ा क्लियर है कि 5-6 दिन होता है, कोर्ट हेयरिंग्स होगी, फिजिकल हो गया, जुडिशियल हो गया, उसके बाद फिर बेल हो जाती है, केस ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद शेख साहब, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट जो आप इंडिकेट करें कि उनको शुरू से ही इज़ नोन एज द पिंडी बॉय, ये लगता है कि मामला शायद लंबा हो जाए। और मैं ये भी हैरान हूँ कि चौधरी परवेज लाई साहब की फैमिली में, वो गुजरात में, और ये इनके पैलेसेस पे जो पुलिस ने हमले किए। लेकिन जो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ आज, जो अतर कादमी साहब ने बात की, देखें ये जो मामला डिस्टर्बिंग इस वक्त ये है कि ये सही बात है, एक तो हमारे पॉलिटिक्स में और ये फैसलों में जुडिशरी के ये जो नाइट वाला कल्चर आ गया, ये बड़ा खौफनाक है। फैसले भी आते हैं 11 बजे, 12 बजे, ये वो डी नोटिफिकेशन भी 12 बजे होती है, हल्फ भी 12 बजे लिया जाता है। लेकिन ये हमारी पंजाब की पुलिस, बाकी किसी सूबे की पुलिस में ये चीज़ नहीं देखी जा रही पिछले चंद महीनों से। जो पंजाब की पुलिस में फैशिज्म
और फस्तायत और ये चीज़ नजर आ रही है कि घरों में घुस के, जिसमें आज शेख साहब ने कहा कि उनके घरों में घुस के उनको लोगों को मारा जाता है, घर को तोड़ फोड़ की जाती है। दिस थिंग वाज नेवर देयर। आई आस्क्ड अ पुलिस पर्सन कि भाई आप ये काले निकाब आपने क्यों लगाया हुआ, ये पहले तो पाकिस्तान में नहीं होता था। तो ही डिड नॉट हैव एन आंसर कि जी वो सर्दी बड़ी होती है, सर्दी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो कल्चर आया है, और ये मॉडल टाउन में भी हमने कल्चर देखा था, सानिया मॉडल टाउन, और व्हाट अ शेम कि अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो पुलिस की फाशिज्म, ये नाइट कल्चर, ये एक दो नए इश्यूज आए हैं। मैं थोड़ा सा मायूस हूँ। वैसे तो मुझे इस साल की पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2023-2022 की तरह नहीं होगा, लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ है, देखें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिवीजन की बात की जा रही है। बिलीव मी, ये जो हुआ है सानिया पेशावर, और जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सुन रहा हूँ, जो पेशावर से जो वीडियोस आ रही हैं, ये वक्त जो है कि दिस इज़ अ टाइम फॉर नेशनल यूनिटी। ये तो वक्त है कि जब एक नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल रिकन्सिलिएशन का टाइम है। अगर हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो सिर्फ फौज अकेली नहीं कर सकती, केपीके की पुलिस अकेली नहीं कर सकती, बलूचिस्तान के लोग की पुलिस अकेले नहीं कर सकते। और अगर सब ने सिक्योरिटी एजेंसीज ने करना, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल और विदाउट अ टोटल नेशनल एनवायरनमेंट ये काम नहीं चल सकता। तो खुदारा मैं आप लोगों से, मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, ये छोटे मोटे ये शराब निकल आई तो ये चीज़ निकल आई, इन चीज़ों को छोड़ें, सी द लार्जर पिक्चर। इस वक्त पाकिस्तान पे दो तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट IMF का हमला कर रहा है, बैठे हुए आके इस्लामाबाद में, वो कह रहे हैं आप अपने एसेट्स का, आपका क्या मैकेनिज्म डिक्लेयर करने का, वो कह रहे हैं इतने 600 अरब के और टैक्सेस लगाओ। देखे ना, IMF बेसिकली एंटी पीपल एंड प्रो एलीट। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब एनओआर का लेजिस्लेशन वापस लें, वो ये नहीं कह रहे कि 78 की कैबिनेट को कम करके 30 करें। व्हाट आई इतने, और फिर से दहशतगर्दी। मैं ये कह रहा हूं कि खुदारा ये सब इकट्ठे हो जाएं। अब सानिया APS के बाद क्या हुआ था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे और एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, कौम मुत्तहिद हो गई थी कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। अब बात हो रही है कि जी दहशतगर्दों के खिलाफ एक बहुत भरपूर ऑपरेशन होगा। गुड, होना चाहिए, उनके बेसिस को हमें हिट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई एनवायरनमेंट तो बना जाए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, लोग एट पीस हो, के लोग भी कहें हाँ हमारा इस वक्त जो दुश्मन है वो ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के लिए दोबारा डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए, इंतशार क्रिएट करने के लिए निकले। लेकिन मैं उस तरह की जो सूरत हाल नहीं देख रहा हूँ। ये जो 3-4 केसेस आए हैं, पता नहीं शायद और भी कितने लाइंड अप हैं, इससे तो द पीपल आर डिवाइडेड, the media is divided, the journalists are divided, the political parties are divided. So इतनी डिवीजन के साथ तो देखें ना, ये इस तरह पे मामला आगे नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं फिर दोबारा कहूंगा, खुदारा दिस इज द टाइम टू गेट टुगेदर, दिस इज द टाइम फॉर नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नॉट फॉर फर्दर डिवीजन कि हम और अनरेस्ट क्रिएट करें। और भाई शेख रशीद साहब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी जो लोग पकड़ेंगे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान को बचाया, दुश्मन हर तरफ से आ रहा है आपकी तरफ। सो ये तो हाँ, दुश्मनी के अपने अपने मयार हैं और प्रायोरिटीज का पता चल रहा है। जो हमारे कंसर्न्स हैं या जिस बात की हमें फिक्र है, तफक्कर में हम पढ़े हैं, उस लेवल पे वो तफक्कर पाया नहीं जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं अबू ज़र कि एक तो ये अरेस्ट हो रही हैं, रेड्स पड़ रही हैं, और अगले हफ्ते लिस्ट है इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब को किसी में तलब किया गया और किसी में फर्द जुर्म उन पे आयद की जाएगी। अभी इस केस का तस्करा शेख रशीद साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसकी बात हुई तो इनका कहना था ब्रिगेडियर साहब का कि ये केस लंबा चल सकता है। फवाद चौधरी साहब की तो हो गई जमानत, ये कितना, इसमें कितने अरसा उन्हें सजा हो सकती है और इसकी नौयत क्या है शेख रशीद साहब के खिलाफ मुकदमे की? देखिए, पहले तो एक चीज क्लियर कर लें, जो पिछली गवर्नमेंट जो थी PTI की, उसके टाइम पे जो क्रिमिनल केसेस चले थे सारे, वो कोई ये गद्दारी का एक या 2 FIR हुई थी और उसमें से भी एक सिंध में हुई थी कैप्टन सफदर पे और दूसरी जावेद लतीफ साहब पे। और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने कराई थी। खान साहब ने कराई थी, रेलवे डिपार्टमेंट ने कराई थी, ठीक है जी। और दूसरी बात जहां तक हो गई, उनके केसेस जो थे वो कोई गद्दारी का, म्यूटनी का, सेडिशन का नहीं था, वो करप्शन केसेस थे। अब वो केसेस का फेट क्या हुआ, वो आपके मुल्क की जो सबसे देखें एक पूरे किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है इस मुल्क में,
कभी किसी को करप्शन पे सजा नहीं हुई इस मुल्क में। सारा आपका पूरा जस्टिस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। इस वजह से क्या करप्शन फिर कौन कर रहा है? क्या आसमान से कोई खलाई मखलूक आके करती है? हमें पता चलता है पाकिस्तान करप्शन पे इस नंबर पे है, लेकिन आखिर में अगर आप देखें करप्शन के केसेस जितने चले उसमें सजा मेरे ख्याल से मुश्किल से 1% लोगों को होती है। वो भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी सजा खत्म हो जाती है, क्योंकि एविडेंस जो अप्रिशिएट नहीं किया होता, एविडेंस आती नहीं है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने कुछ नहीं किया होता। इस वक्त जो हो रहा है पिछले 8-9 महीने से देखें ये तमाशा हो रहा है। आप एक फ्री स्पीच पे सिर्फ सारे के सारे ऑफेंस के हैं कि आपने कोई तकरीर की है, आपने कोई ट्वीट किया, आपने कोई इंटरव्यू दिया टीवी पे, उसके बाद एक भरमार होती है, एक ही स्टीरियोटिपिकल एफआईआर होती है, उसमें 124 का पर्चा होता है सेडिशन का, 131 का म्यूटिनी का होता है, 505 का म्यूटिनी का पर्चा होता है, और कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर आपको कुछ और नहीं मिला तो आपने जी उन पे वो हद का ऑफेंस लगा लिया शेख रशीद साहब के, वो उनके पास शराब थी। ये तो जो किसी को किसी सियासी पर्चे में डालना होता है, ये तो हमारा टिपिकल एक तरीकाकार है पुलिस का कि वो इस तरह पर्चे में डालते हैं किसी को। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था कि उनको अरेस्ट ना किया जाए, उन्होंने सस्पेंड कर दिए थे नोटिस, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको क्या कहते हैं अरेस्ट कर लिया। तो ये देखें, ये प्रायोरिटीज फिर क्या है स्टेट की प्रायोरिटीज है, उन्होंने टेररिज्म के साथ डील करना है। उन्होंने अभी 100 बंदे वहां पे इंसान शहीद हो गए आपके पेशावर में, लेकिन स्टेट की प्रायोरिटी क्या है जी? मैं इसको गद्दारी में उठा लूं, इसको मैं सेडिशन में उठा लूं, इसको मैं शराब के पर्चे में उठा लूं। भाई आप टेररिज्म मुल्क में खत्म करो, आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, आप किन चक्रों में पड़ गए हो? आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे, आप उनके लिए जगह तंग कर रहे हो कि उनके मुंह से एक लफ्ज ना निकले। इस तरह नहीं होता। आपने आइन का मजाक बना लिया, आपकी अदालतों के आप ऑर्डर नहीं मान रहे। अदालत कहती है प्रोड्यूस करें फवाद चौधरी को, आप उनको लाहौर से इस्लामाबाद ले जाते हैं, फिर उसकी जब बेल होती है तो उसका रोबकार नहीं इशू हो रहा था। 3 घंटे जी वेट किया रोबकार इशू करने में, रोबकार इशू नहीं हो रहा था। अदालत खुद ब खुद वो बंद हो गई कोर्ट, और उन्होंने ताले लगा दिए जी अदालत बंद होगी, रोबकार इशू नहीं होता। सुबह होगा जी पूरी रात जेल में रहे, बेल हुई है फिर भी जेल में रहे, फिर बड़ी मुश्किल से अदालत खुलवाई, रोबकार इशू हुआ। तो ये एक सिस्टम का मजाक बन गया। इस तरह नहीं होता, जमहूरियत इस तरह नहीं चलती। अब शेख साहब का जो केस है वो बिल्कुल कुछ केस नहीं बनता। आपने उन पे एक फजूल किस्म की एफआईआर लगा दी, जो मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये 2 या 3 दिन रहेंगे, इनका रिमांड भी नहीं मिलना, उसके बाद इनकी बेल हो जाएगी। प्रोसिक्यूटर जनरल कह रहे हैं 7 साल कैद हो सकती है और 2 दफात तो नाकाबिल जमानत है। जिन फवाद चौधरी साहब पे जो एफआईआर हुई है उसमें तो सजाए मौत हो सकती है, जो शहबाज गिल पे हुई है, आजम सवाती पे हुई है, वो सजाए मौत हो सकती है उसमें। तो म्यूटिनी के पर्चों में तो क्या ये लाइफ हो सकती है? क्या वो नहीं बाहर आगे उनकी बेल होगी? क्योंकि आपकी पूरे क्रिमिनल केस की जब बेस ना हो तो वो केस नहीं चल सकता। झूठी एफआईआर का एक ही उसका डेस्टिनेशन होती है, उसकी एक ही मंजिल होती है, वो है रद्दी का टुकड़ा, वहीं जाती है झूठी एफआईआर। कभी उसकी बेसिस पे किसी को सजा नहीं हुई। हाँ, अगर हुई है इस मुल्क में, वो जुल्फकार अली भुट्टो को सजा हुई है, जिसमें 109 के पर्चे में पहली दफा हमने देखा कि किसी को फांसी की सजा हुई, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं हुई किसी को पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में। इस वजह से इस तरह की देखें एफआईआर, या तो फिर आप मार्शल लॉ लगा दें, जिस तरह मुशर्रफ साहब के टाइम पे जावेद हाशमी साहब गुजार के हैं 7 साल बगावत के पर्चे में। तो फिर जमहूरियत में अगर आपने रहना तो बगावत पे पर्चे पे सजाएं नहीं होती, जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। जमहूरियत के हवाले से जो ग्लोबल इंडेक्स है उसने पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट दी थी वो भी पढ़ने लायक है, तो तबसरा महफूज है। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ताज़ा खबर यही आई है कि चौधरी शुजात हुसैन के भाइयों भतीजे पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें अतर सवाल ये बनता है कि जैसे आज़म सवाती साहब पे हुआ मुकदमा, शहबाज गिल साहब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बड़े अरसे के बाद दिखाई दिए, अब आहिस्ता आहिस्ता वो आ रहे हैं स्क्रीन पर। इससे पहले कुछ अर्सा उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। ऐसे लगता है जैसे इन सारे मुकदमात और गिरफ्तारियों का मकसद कोई दबाव डालना है, खामोश कराना है, वो तो हो नहीं पा रहा। मेरा ख्याल है हम शामिल कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब के बयानात। फवाद चौधरी साहब होके आए हैं तो वो वापसी पर कह क्या रहे हैं, जैसे ही उनको रिलीज़ किया गया, रिहा किया गया, तो उनका क्या कहना था, पहले वो बयान शामिल करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने जो एफआईआर कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हटूं। बहुत एग्रेसिव फवाद चौधरी साहब। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने क्या कहा वो सुनेंगे।
अब जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मुंह दोनों तरफ इधर करके नहीं बैठे हुए, हम इधर करके बैठे हुए हैं, वो उधर करके बैठे हुए हैं। हम तो करना चाहते हैं। फौज से हमारी या इदारों से हमारी जो है वो झगड़ा कैसे हो सकता है? हम इदारों से है, इदारे हमसे हैं। आपने इन नालायक, नाअहल और अहमक हुक्मरानों का और करप्ट हुक्मरानों का इतना बोझ उठाया है कि आपकी कमर दोरी हो गई। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्जरलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। फवाद चौधरी साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, अटैक कर रहे हैं बराबर और सभी को, कोई तफरीक किए बगैर। अतर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दबाव वाला हरबा तो काम नहीं कर रहा, लेकिन अगले हफ्ते इमरान खान साहब के हवाले से बहुत से अहम केसेस लगने वाले हैं और अगर परवेज़ इलाही साहब के डेरे पर छापा पड़ सकता है तो ज़मान पाक पर भी पड़ने का खदशा अपनी जगह बराबर मौजूद है। इमरान खान साहब की अरेस्ट की सूरत में PTI का हुलिया या नक्शा क्या होगा? देखिए, पहले तो ये कहा जाता था कि जब PTI जब हुकूमत से निकलेगी, मम्मी डैडी ये पार्टी और पार्टी खत्म हो जाएगी, लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन देखा आपने कि गुज़िश्ता 7-8 महीनों में मुख्तलिफ किस्म की खबरें आती रही कि आज खैबर पख्तूनख्वा के 20 MPA प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खान साहब को छोड़ के चले जाएंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, कौमी असम्बली से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जमात नहीं टूटी, बल्कि दीगर लोग भी जमात के अंदर शामिल हुए और जमात की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ी। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आप जितना मर्जी इस वक्त बोझ डालेंगे या दबाव डालेंगे, उनके पास एक कुशन है। कुशन क्या है? अवामी सपोर्ट का, जो पिछली जो अपोजिशन थी उसके पास नहीं था और जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। और यही बात आज फवाद चौधरी साहब ने की। देखें, इमरान खान के ऊपर भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने का या एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार में आने का 3 बरस इल्जाम लगाते रहे ना ये लोग, जो भी मौजूदा हुक्मरान हैं, ये 3 बरस तक ये बयानियां लेके चले, लेकिन अवाम ने वो बयानियां बाय नहीं किया, इसलिए कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान को मदद हासिल थी, सपोर्ट हासिल थी, लेकिन वोट खान साहब को अवाम का पड़ा था। इस दफा ये हुआ है कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए, पिछली एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन अवामी सपोर्ट इनको हासिल नहीं है और उसकी वजह से सारी जो तनकीद है वो इनके साथ साथ इदारों की तरफ जा रही है। तनकीद का रुख आप देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, किसी और जगह पे देख लें, वो इदारों की तरफ होता है। क्यों होता है? इसलिए कि ये लोग सियासी तौर पे इतने नाअहल हैं कि अगरचे कि ये हरकतें ये कर रहे हैं, लेकिन अवाम ये मानने के लिए या कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इस काबिल है कि ये कर सके। हर कोई ये कहता है ये किसी और की मर्जी से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। जब तक आप सियासत को सियासत की तरफ नहीं लेके जाएंगे, जब तक आप इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, ये जो बहस है ये इसी तरह इदारों की तरफ जाती जाएगी। कभी अदलिया टारगेट होगी, कभी कोई और इदारा टारगेट होगा, लेकिन इसकी बुनियादी वजह मौजूदा हुक्मरानों का गैर मुंतखब होना है। इनको अवामी ताईद हासिल नहीं है। रात की तारीकी में बनने वाली ये हुकूमत सबके लिए बोझ बनती जा रही है, बशमूल पाकिस्तान के। सबके लिए बोझ बनती जा रही है और इस तरह का बोझ जो है वो माशी सूरत में पूरे पाकिस्तान पर आ चुका है। और मरियम नवाज साहिबा जिनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें अभी तक वही वाज़े मौक़िफ़ अपना नहीं सकी, असर्ट नहीं कर सकी उस तरह जिस तरह से उनकी वापसी से तवक्को की जा रही थी। लेकिन वो नवीद दे रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़रूर आएंगे। वापस कब आएंगे, क्या कह रही हैं, वो सुनेंगे। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज़ की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएंगे। जहाज़ की बुकिंग कोई मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहिबा कुछ और कहना चाह रही थी, बात बन नहीं पाई। लेकिन बहरहाल इसमें ओनली ऑप्शन करार दे रही है मरीम नवाज साहिबा वापसी पर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए। अच्छा, राना साहब, इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास, जब वो माजी में कहा करते थे। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल कर लिया और ही वॉज द ओनली चॉइस, और अभी नवाज शरीफ साहब ओनली चॉइस हैं। लेकिन उनके आने से पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से जावेद लतीफ़ साहब फरमा चुके हैं कि एक तो उनसे माजरत की जाए जो उनके साथ सलूक किया गया, और दूसरा इमरान खान साहब के साथ भी वही हो जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। इसका मतलब है नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब या नाहल हो रहे हैं या अरेस्ट हो रहे हैं। राना साहब, मैं तो पहले कह चुका हूँ आपको, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब की अगर अरेस्ट की बात की जाए और नाअहली की बात की जाए तो आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स। आप ही के शो में कहा है, कई मरतबा कहा है, फिर रिपीट कर देता हूँ, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। और इमरान खान साहब अरेस्ट भी हो सकते हैं, इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं,
इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है, बिल्कुल इट्स रिटन ऑन द वॉल और ये हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। अब मरियम नवाज बीबी जो कह रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, बहुत अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब ज़रूर वापस आएँ और आके जनाब देखें कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। बट बिफोर दैट आई पर्सनली थिंक कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसी चाहते हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वाले कि जो कुछ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो कुछ मरियम बीबी के साथ हुआ पीटीआई के दौरे हुकूमत में, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब मरियम बीबी गए जेल में, उसी तरह वो चाहते ये हैं कि बिफोर नवाज शरीफ अराइव्स ओवर हियर, लैंड्स ओवर हियर, उससे पहले वो सारी चीज़ें जो हैं वो हों एक मरतबा इमरान खान साहब के साथ। अब ये पॉसिबल है नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी वक्त भी अरेस्ट हो सकते हैं इमरान खान साहब, किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इमरान खान साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये हो सकता है। एंड देयर आर लाइक अच्छा रन साहब, अगर पंजाब गवर्नमेंट इंटैक्ट होती, परवेज लाई साहब बैठे होते ना, तो ये सब इतना सहल नहीं था, ना मरियम नवाज साहिबा वापस आ सकती थी, ना नवाज शरीफ साहब की वापसी इतनी आसान होती। तो इमरान खान साहब ने तो खुद ये सारा मैदान साफ करके हाथ में पकड़ा दिया कि आइए हम मुंतजिर हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयशा आप। आई पर्सनली थिंक इट वाज अ रॉन्ग मूव। जैसे पहले गलत एक फैसला किया गया था, मैं बकौल मेरे, पीपल कैन डिसएग्री विद मी, ख़ास तौर पे पीटीआई वाले मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि मेरा ख्याल था कि नेशनल असम्बली से निकलना, छोड़ना नेशनल असम्बली, वो इमरान खान साहब की गलती थी, वहाँ से नहीं आना चाहिए था। और ये जो प्रोविंशियल असम्बलीज जो तोड़ी गई हैं वो भी इमरान खान साहब को नहीं तोड़नी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद का जो सिनेरियो है उसके इन्होंने समझा ये था कि जनाब हम तोड़ेंगे तो इलेक्शंस की तरफ दे विल बी बाउंड टू गो फॉर इलेक्शंस। ठीक है, एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते थे, हुए, लेकिन देन अगेन उसके बाद दूसरे भी तो ओपोनेंट्स बैठे हुए हैं ना, उन्होंने 30-30, 35-35 साल इस मुल्क में हुकूमत की है, दे नो प्रोज एंड कॉन्स, इफ्स एंड बट्स, लूप होल्स भी उन्हें पता है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि जनाब ठीक है इमरान खान साहब अगर असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे। केयर टेकर सेटअप पे आप देख लें, उनको प्रॉब्लम्स, उसके अलावा उनको प्रॉब्लम्स, इलेक्शंस होंगे तब प्रॉब्लम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को गेज करनी चाहिए थी। और परवेज लाई साहब को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, काफ लीग को आप कह सकते हैं जी उनके फला गलतियां हैं, लेकिन देन अगेन परवेज लाई ठीक कह रहे थे, इमरान खान साहब को सही एडवाइस कर रहे थे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत समझ रहे थे, गलत कह रहे थे इमरान खान साहब को। लोग समझते रहे कि शायद परवेज लाई साहब इसलिए कह रहे हैं कि जनाब शायद वो चाहते ही हैं कि उनका दौरे हुकूमत चलता रहे, मोहन सलाई जनाब राज करते रहे, परवेज लाई राज करते रहे पंजाब पे। वो ठीक है, वो एक लिहाज से ठीक थी बात, लेकिन उसके बाद क्या होना था वो उसको गेज कर रहे थे, और वो गेज करते करते उन्होंने इमरान खान साहब को बताया था कि उसके बाद पंजाब की वही पुलिस है, आज मेरे ख्याल में उनके फ़ोन भी नहीं उठाती होगी, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, आज उनकी बात भी नहीं सुनती होगी, वही सब कुछ है, लेकिन लोग उनके करीब जाने से कतराते होंगे। सो ये सिचुएशन होती है, जो ऑफिस में होता है इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, जो ऑफिस में नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता। सो वो उसको बताते रहे, इमरान खान साहब को बताते रहे परवेज लाई, लेकिन वो इमरान खान साहब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब ने समझा कि नहीं जी ये प्रेशराइज हो जाएगी हुकूमत और इनके पास कोई और नहीं होगा फैसला करने को, एंड दे विल गो फॉर लाइक इलेक्शंस, और कुछ नहीं तो कम से कम 2 सूबों में इलेक्शंस की तरफ ये जरूर जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे वो बैठे हुए 35-40 साल से उन्होंने हुकूमतें की हैं, उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, एंड उन्होंने अपनी लीगल ओपिनियंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियंस ली होंगी, वो लेके बैठे हुए थे, अपनी तैयारी करके बैठे हुए थे। दे वर नॉट टॉकिंग, दे नेवर हैड बिग माउथ, बट एट द वेरी सेम टाइम बड़ा और सिमटी होके नहीं होता बंदा बह जाता है, सिमटी होके बह गए सन ਜਿਹੜੇ इस वेले दे हुक्मरान ने, एंड दे प्लेड देयर कार्ड्स वेरी वेल। अब आगे क्या होगा, आगे इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, आई डोंट थिंक सो। मैं फिर रिपीट करता हूं कि एनीथिंग कैन हैपन, इट कैन हैपन एनी टाइम कि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, इमरान खान साहब की जनाब यहाँ पे अरेस्ट भी हो सकता है, होके रहेगा कुछ ना कुछ। अब हम घबराए क्या, आपकी बात आपने कहा डिसएग्री कोई भी कर सकता है, तो वो ब्रिगेडियर साहब बराह रास्त कर रहे हैं, नफी में सर हिला रहे हैं, क्यों आप एग्री नहीं करते? 50% मैं राना मुबशिर साहब से एग्री करता हूँ कि इमरान खान के केस में चाहे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो या उनकी फिजिकल अरेस्ट हो फ्रॉम जमान पाक, मैं उसको कहूँगा एनीथिंग एनी टाइम, यस,
ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि आज मैंने सोशल मीडिया पे एक बड़ी खौफनाक ट्वीट देखी है, और अब क्या यू कांट स्टॉप इट, कि मतलब लोगों को कहा जा रहा है कि जौक तो जौक आप और पहुँचे अपना जमान पार्क में, क्योंकि ऐसा कोई अमल शायद हुकूमत कर ले। लेकिन बहरहाल वो तो एक ट्वीट थी। पॉइंट मेरा ये है, हम एक ये इस पे दो राय हो सकती है कि इमरान खान ने क्यों केपी और पंजाब असेंबली को डिसॉल्व किया और बजिद होके, या उनकी पार्टी के तमाम मशावरत के बाद, ऑल्दो क्यू लीग वाज नॉट, परवेज आइसा वाज नॉट वेरी कीन। देखिए बात यह है कि अगर उनके ओपोनेंट्स गैर आईनी सोच वाले लोग हों, गैर आईनी काम कर रहे हैं, हम सब क्या चाहते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा, जमहूरियत उस वक्त आगे चलेगी व्हेन देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई लोग, क्योंकि अगर वो पावर में है, अगर वो आइन को ट्रैम्पल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अपहोल्ड नहीं करते हैं, वायलेट करते हैं आइन को, तो क्या वो इमरान खान की क्या उसकी वजह से है? देखें बात ये, ब्लेम तो उन लोगों पे आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाकिस्तान में एंड वी गेट आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस। उसका हल यही है कि इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखें इस वक्त जो अनसर्टनिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, तो अगर तो हुकूमत का पूरा प्रोग्राम है कि हमने इलेक्शन को डिले कराना है, अक्टूबर में, जब भी इस साल अगले साल, तो बराए मेहरबानी अपने कार्ड सामने लेके आए ताकि एटलीस्ट वो अनसर्टनिटी तो खत्म हो। हमें भी पता हो एज ए शहरी कि भाई इलेक्शन अभी अप्रैल मई में नहीं होने, ये भी बाद में होंगे, चाहे नेशनल असेंबली का, चाहे वो अपना प्रोविंशियल असेंबली का। और अगर आपका प्लान है कि नहीं आपने आइन को अपहोल्ड करना है, जो पाकिस्तान की आवाम सबकी ये तो डिमांड है सबके, तो फिर आपको वो भी ऐलान करना चाहिए इलेक्शन शेड्यूल फॉर द नेशनल, फॉर द प्रोविंशियल असेंबली, ताकि वो अब हम भी क्लियर हो। जितनी अनसर्टनिटी होगी उतना और हालात ख़राब होंगे पाकिस्तान में। सो मैं ये समझता हूँ कि अब देखें ना, इस सूरत हाल में हम कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, अब ये वेव चल पड़ी है कि दहशत गर्दी फलां। ओके, मैं मानता हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत पे के बाद 27 दिसंबर 2007 इलेक्शन 2 महीने लेट हुए थे नेशनल तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद। तमाम स्टेक होल्डर, तो फिर एक दफा स्टेक होल्डर बैठ जाए, अल्लाह ना करे कि सानिया पेशावर से कोई और बड़ा सानिया हो जाए बिकॉज ऑफ ये जो इन फाइटिंग पॉलिटिकल चल रही है अनसर्टनिटी पाकिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जितना मामला लेट होगा उतना पाकिस्तान को नुकसान होगा। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान नुकसान हो। फिर मुझे एक और बात बता दें, अगर दहशतगर्दी का मामला है एज ए फैक्टर, फिर ये PSL क्यों हो रहा है जनाब पाकिस्तान में? क्या वहाँ खतरा नहीं है? फिर ये इलेक्शन कमीशन 33 नेशनल असेंबली सीट पे जो बाई इलेक्शन का शेड्यूल निकाला है गालिबन 16 मार्च को, समथिंग लाइक दैट, फिर वो क्यों हो रहे हैं? सो पॉइंट है कि सियासी मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। अगर जेन्युइनली रियासत समझती है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के दहशतगर्दी के डर है, सो बी इट, नो प्रॉब्लम, आप कर दें भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 महीने आगे भी ऐसी, बट देन डू इट, उसका ऐलान होना चाहिए। जो भी लीगल तरीका है, कोर्ट में जाना है, जिधर भी जाना करें आप, लेकिन जब हम एम्बिगुइटी खत्म होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी मार देती है, सारे सिस्टम को मार देती है, इन्वेस्टर भाग जाते हैं, एवरीबॉडी रन। मुनाफिकत होनी चाहिए, ना सियासी मुनाफरत होनी चाहिए। दोनों के मुतहमिल इस वक्त हम कम अज़ कम नहीं हो सकते। आईनी और कानूनी मामलात ज़ाहिर है अगले हफ्ते बहुत अहम होंगे ये अबूज़र, और इस पे जो मुबैना बेटी का केस है उसमें तो लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया गया, तश्कील देने का। लेकिन जो ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रिडिक्ट ये किए जा रहे हैं कि अब हुकूमत इसमें रेफरेंस भेज सकती है जो पहले नहीं भेज सकी अभी तक, और दूसरा ये कि उसमें इलेक्शन सिंबल छिन सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये मुमकिनात में शामिल है? देखिए, ये मेरे ख्याल से पता नहीं किसी ने फैसला पूरा पढ़ा नहीं है। पैरा 34 और पैरा 35 पढ़ लें, मैं अभी रस्ते में वही पढ़ता आ रहा हूँ। तो उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच है, उसने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इस वजह से इसको हम सेट असाइड नहीं कर रहे। अगर हुकूमत वक्त ने या किसी ने कुछ भी करना है तो वो इंडिपेंडेंट माइंड के साथ पूरी इंक्वायरी करेगा शुरू से, और इसमें तरीके इंसाफ को अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देगा, सुनेगा, अपना मौक़िफ़ पेश करने दिया जाएगा, और उसके बाद फैसला करना है कि आपने पार्टी को डिसॉल्व करना है कि नहीं करना, जो आइन में तरीकाकार लिखा हुआ है। और वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म करना होता है, हुकूमत के फैसले को, पार्टी को खत्म करने के लिए। तो ये इतना आसान नहीं है। तो इस वजह से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है, उसकी जो कानूनी हैसियत है, वो उन्होंने कहा सिर्फ एक टेंटेटिव असेसमेंट है। ठीक है,
कुछ भी नहीं है, इतनी कोई नई चीज। जो दूसरी बात आप कह रही हैं जी, जो वो लार्जर बेंच बना है, बिल्कुल वो बना है, लेकिन वो भी मेंटेनेबिलिटी भी चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर एक और ट्रायल चल रहा है वो तोशाखाना वाला जी, तो उसमें भी फर्द जुर्म आयद होनी है। तो ये एक हफ्ते में, एक्सक्यूज मी, अब उसे प्लीज टेक योर टाइम। इसी मामले को मैं अतर के सामने रख देती हूँ। अतर, ये सारे मामला जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव इस लिहाज से भी हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की नाअहली को बार बार कोट किया जाता है और कहा जाता है कि अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको नाअहल किया जा सकता है। तो मुबैना बेटी वाला मामला और तोशा खाना में भी आपने छुपाया और आप बददियानत साबित होते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब। अगले हफ्ते आप क्या देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरह इमरान खान साहब पे भी वही तलवार लटक सकती है नाअहली की? देखिए, इमरान खान को अगर नायल किया जाएगा तो वो इमरान खान की तरह ही किया जाएगा। इमरान खान के ऊपर उस तरह का कोई इल्जाम नहीं है जिस तरह का दूसरी मोजिज क़यादत के ऊपर यहाँ पे इल्जामात हैं। जिस तरह हालिया अरसे में हमने देखा जो मुकदमात भी हुए वो आज़ादी राय के हवाले से मुकदमात हैं। पहले जो गिरफ्तारियां हुई वो मुबैना करप्शन के ऊपर हुई। मियाँ साहब उन्हीं फ्लैट्स में बैठे हुए हैं जहां से उनको टिकट नहीं मिल रहा एयरपोर्ट से वापस आने का पाकिस्तान। मरियम बीबी तो ये तासुर दे रही हैं कि मियाँ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट पे हर आती जाती फ्लाइट से पूछते हैं यार अगर सीट खाली है तो मुझे बैठा लें बीच में। ऐसा मसला नहीं है, वो उन्हीं फ्लैट्स में बैठे हैं जिनकी आज तक उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। तो कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ, ये साथ जोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर भी उसी किस्म के मुकदमात हैं, वैसे कोई मुकदमात नहीं है। बाकी अगर निजाम इमरान खान को नायल करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो करें, जरूर करके देख लें। लेकिन जहां पे भी अगले हफ्ते में उनकी नायली होती है या गिरफ्तारी होती है या जो कुछ भी होता है वो कतन कानूनी अमल की इंतहा नहीं होगी। इस मुल्क में अदालतें भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो वो मुकदमात आगे चलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मोअज़्ज़िज़ अदालतों से किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो मैं यही समझता हूं कि उसमें वक्ती तौर पे तो आपकी सियासत में हिजान बर्पा करने की वो कोशिश करेंगे कुछ करके, लेकिन लॉन्ग रन में कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें राना साहब, अगर आपको याद हो तो जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो तबादलों का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था। अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं जिस अंदाज में और मुकदमात बन रहे हैं, इस पर भी अदालत कोई नोटिस ले सकती है? देखिए, अदालत तो कुछ भी कर सकती है और अदालत की मेरे प्रोगेटिव है, वो तो कुछ भी कर सकती है। उस पर तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं है। बट देन अगेन ये जिस तरीके से ये जो काम चल रहा है, ये सब तैयारियां जो है बेसिकली, चाहे शेख रशीद की हो, शेख रशीद ने जिनको ब्लेम किया उनकी गिरफ्तारियां हुई, अभी एक दो गिरफ्तारियां और होने वाली हैं, एक दो गिरफ्तारियां और होने वाली हैं अभी, ये भी बता दूं आपको। अच्छा। वो भी होनी है, ठीक है, और वो भी किसी वक्त हो सकती है। और रात को ज्यादा मत जागिएगा क्योंकि सुबह के टाइम होंगी ये, और वी आवर्स में होंगी क्योंकि ये फजर के आगे पीछे होती है। अच्छा। क्योंकि सोचा ये जाता है कम अतर का गिला नहीं रहेगा कि आधी रात को गिरफ्तारी क्यों की गई, अब उस गिले को दूर किया जाएगा, दिन की रोशनी नहीं, में होगा अतर जो है ना वो तो आधी रात का तो मसला नहीं है अतर के लिए। अतर तो जागते रहते हैं सारी रात, उनके इंगेजमेंट अतर की डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे समझा यह जाता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार करना है उनकी इंगेजमेंट कुछ और होती है, वो उसमें जरा मसरूफ होते हैं। और शायद का जो एनालिसिस है उसके लिए शब बेदारी की बहुत जरूरत होती है। मेरा ख्याल है आप उससे दूसरी तरफ टर्म ना ही करें। वो शब बेदारी जो है वो अतर के तज्जिए से झलकती है। फिर राना साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शो राना साहब, तज्जिए का जिक्र आप करें, मैं तो कुछ और जिक्र कर रहा हूँ। मैं आई बी वेरी ओपन अबाउट इट। वो तज्जिए से, हाँ, वो शेख रशीद साहब भी याद आ गए, उन्होंने ना सैंपल देने से इनकार कर दिया है। आपको तो पता होगी ये खबर। मैं बिल्कुल तज्जिए का जिक्र नहीं कर रहा। व्हेन इट कम्स टू अतर, मैं बिल्कुल तज्जिए का जिक्र नहीं कर रहा। आप करें, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रात को जागना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उन लोगों को जिनको गिरफ्तार करना होता है उस पहर में उन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि वो एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है कि प्रोबेबली दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, और वो उस वक्त उनको बिल्कुल जनाब अपने हाथ पांव छोड़ चुके होते हैं। तो वो दैट इज द राइट टाइम टू एप्रीहेंड देम। आपने कहा एक दो गिरफ्तारियां हो सकती हैं तो सभी अलर्ट हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी इन मामलों के लिए। अच्छा, वक्त हमारे पास कम है, मुझे अबूजर की तरफ भी जाना है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो मैं इमरान खान के साहब के केसेस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल अब तो इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद अगर आप वो तैयार भी करेंगे तो आपसे लिस्ट मुकम्मल नहीं होगी। इतनी लॉन्ग लिस्ट है, पता नहीं कितने कितने केसेस चल रहे हैं, किस स्टेज पे ये वो। मजाक। लेकिन जो आज मुझे ज़ाती तौर पे तशवीश हुई है, और पहले भी मैं कई दफ़ा इसका कह चुका हूँ कि देखें
हमारी मोअज़्ज़ज़ मोहतरम अदलिया, ये सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, सियासी विक्टिमाइजेशन अपनी जगह पे, ठीक है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर है ये, लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाके उन चीज़ों को फिर इस तरह हैंडल करना, जिस तरह आज हम सुन रहे हैं कि एक लार्जर बेंच अब बन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। देखिए, हमने तो ये भी सुना था कि माजी में भी इस तरह के बड़े लोगों ने कोशिश की थी उनकी वो टीरियन वाइट क्या नाम है जी, उस केस को आगे लाने की जी मुबैना तौर, लेकिन वो रिजेक्ट हुए थे। कितनी मरतबा तो उन्होंने अपने वो किए, अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, कभी किसी ने ऐसे नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट्स अगर भी सेट हो गया, फिर पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, कि हर एक के साथ पता नहीं क्या कुछ निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। देयरफॉर इस किस्म के रास्ते पे हमें नहीं चलना चाहिए। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। डेंजरस है, उसकी नेचर को बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप बिल्कुल सही समत में इशारा कर रहे हैं और वो बहुत खतरनाक है ट्रेंड। बहरहाल, इसमें आपने नॉमिनेशन पेपर की बात की, तो अभी NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से खबर आ रही है कि नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब ने वापस ले लिए हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अबू सर, इस केस के सिलसिले में आपका जो भी मुकालमा हुआ, ज़ाहिर है सब जुडिस है, उसमें आप शायद बात ना कर सकें, लेकिन जो गवर्नर साहब इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे उस पर आपका मौक़िफ़ चाहिए कि आर्टिकल 105 की शिक 3 की वो बात करें कि उसका इतलाक इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील नहीं की थी। उनका इस्तदलाल ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, आइन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें एक बिल्कुल चीज क्लियर लिखी हुई है। असम्बली अगर 124 में लिखा है, 105 में लिखा है जो कि वो स्केड्यूल देगा जिसके अंदर 90 दिन की तारीख हो। उसके अलावा वो उससे इनहराफ करेगा तो वो गैर कानूनी गैर आईनी काम करेगा और अपना जो हल्फ भी है गवर्नर का वो उससे भी इनहराफ करेगा, उसको भी वायलेट करेगा। तो इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, कराना है अनलेस अनटिल अगर कोई फोर्स मजोर होता है ना, कोई एक्ट ऑफ गॉड आ जाए, कोई फ्लड्स आ जाए मुल्क में, अल्लाह ना करे कोई तबाही आ जाए, इस तरह के रीजंस होते हैं। तो इस तरह के रीजंस होते हैं तो फिर ही इलेक्शन जो है वो डिले हो सकता है। 2 दफा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक दफा बेनजीर भुट्टो साहब की साहिबा की शहादत, और दूसरा 88 में मेरे ख्याल से फ्लड की वजह से हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है। क्लैरिटी के लिए आपका शुक्रिया। आपको आधा मिनट चाहिए ब्रिगेडियर साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने ज़ाती तौर पे, और मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तानी जो हैं, हम अपने KP के जो भाई हैं और ख़ासकर हमारी जो KPK के पुलिस है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। KP इज़ द फ्रंट लाइन स्टेट इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, पहले भी रहा है और फिर दोबारा जो वेव आई है, तो मैं समझता हूँ कि उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम से कि पूरी पाकिस्तानी कौम हम आपके साथ हैं, हम आपकी कुर्बानियों को सराहते हैं और हम समझते हैं कि आपने जो कुर्बानी जो दिया है और अपना वो पाकिस्तान के लिए आपने जानों के नजराना पेश किया है। और अभी जो इतने दर्जनों पुलिसमैन शहीद हुए, हम बिल्कुल KP पुलिस के और KP अवाम के इस सदमे, इस गम में हम सारे पाकिस्तानी शामिल हैं। ये मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ। सभी के जज्बात की तर्जुमानी आपने, आपका बहुत शुक्रिया। सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।